गुड इवनिंग सभी को। जुड़ जाइए जल्दी से सब लोग, थोड़ा सा अटेंडेंस दे दीजिए। सचिन साहू, और कौन कौन है? सुधाकर कुशवाहा। ऐप का पता है ना सबको? हाँ, नोटिफिकेशन ना। ठीक। सुप्रिया पाल, अरविंद कुमार, और कौन कौन है? श्रेया, शिवम, ईशा, हाँ ठीक है, चलिए सही है। हाफमान रीअरेंजमेंट बताना है। कुछ जो रीअरेंजमेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए है, जो एक हाफमान रीअरेंजमेंट है, जो दूसरा है वो कर्टियस रीअरेंजमेंट है, और जो तीसरा है वो लॉसेन रीअरेंजमेंट है। इन तीनों रीअरेंजमेंट से हम क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड बनाते हैं, आइसोसाइनेट। और उसी को हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमें क्या मिलता है? एमीन मिलता है एज अ प्रोडक्ट की तरह। तो इन सभी में ये जो तीनों रीअरेंजमेंट पाए जाने हैं, इसमें आइसोसाइनेट जो है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक। और उसी की हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो क्या बन जाता है कि करेस्पॉन्डिंग एमीन बन जाता है। अब उसी को हमको क्या करना है? 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो जो सबसे पहला है वो आपका क्या है? हाफमान रीअरेंजमेंट है। हाफमान रीअरेंजमेंट लिखिएगा। द रिएक्शन ऑफ amide, the reaction of amide with bromine and alkali, with bromine and alkali, किसी क्लास है क्या ऊपर? ब्रोमीन एंड एल्कली, विद इन ब्रैकेट लिखिएगा। 15 49 15, हाँ 4913 ना। ब्रोमीन एंड एल्कली, ब्रोमीन एंड एल्कली, विद इन ब्रैकेट लिखिएगा, या तो आर करके लिखिएगा, और NaOBr, Na प्लस OBr माइनस, OBr माइनस, is known as is known as is known as known as स्क्रीन सही सीन हो रही है। known as हाफमान ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट, हाफमान ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट
और ओ आर और ओ आर और ओ आर हाफमान रीअरेंजमेंट, हाफमान रीअरेंजमेंट, हाफमान रीअरेंजमेंट। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, सही हो जाएगा। हाफमान रीअरेंजमेंट लिखिएगा, रिएक्शन। रिएक्शन लिखिए। अमाइड हमें लेना है RCONH2 प्लस Br2, इसको हम लेंगे NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है RNH2, क्या इसे हम बोलेंगे एमीन। थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लीजिए। रिएक्शन को जब भी बैलेंस करके लिखेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे आप 3NaOH कर दीजिए, 3NaOH के साथ में निकलेगा क्या क्या, NaBr मिलेगा, NaHCO3 मिलेगा और H2O मिलेगा, प्लस 2NaBr प्लस NaH क्या हो जाएगा CO3 प्लस H2O। आप चाहे तो यहां तक रिएक्शन को लिख करके छोड़ सकते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हमको इसका मैकेनिज्म लिखना है। इसको आप ऐसा लिखिए या तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कैसे, RCOBr सॉरी NH2 रहेगा प्लस NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं इसको, RNH2, ठीक। ये दोनों तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे Br2 की जगह पे इंस्टेड ऑफ Br2 हम क्लोरीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन रहेगा तो NaOCl लिखा रहेगा, फिर उसके बाद में अगर आयोडीन रहेगा तो NaOI लिखा रहेगा। तो ओवरऑल हैलोजन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्कली से कराएंगे, तो वहां पे सोडियम हाइपोहैलाइड मिलेगा। जैसे अगर हैलोजन में हम क्या लिए रहे, क्लोरीन लिए रहे तो क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन लिए रहे तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड मिलेगा। तो अब ये सारे मिलकर के किस तरीके से क्या बनाते हैं, हो गया। अब देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखिए इसका किस तरीके से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे आने वाले ईयर्स में आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेगा। OH माइनस प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करने के बाद में RCONH माइनस, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं आप,
RCO NBr, यहाँ पे H, फिर से आप OH माइनस लीजिए, क्या बना लेगा RCO N माइनस Br। अगेन रिएक्शन कराइए किससे, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको इधर लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये एल्किल गुड शिफ्ट होगा, Br माइनस यहाँ से निकलेगा, क्या हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड आइसोसाइनेट। इसकी हाइड्रोलिसिस करिए, H2O ऑब्लिक H+। ऐसी हाइड्रोलिसिस आपको काफ़ी बताई गई, अभी कल भी एक बताया जा रहा था। H यहाँ पे, H यहाँ पे, क्या बन जाएगा RNH2। मेजर प्रोडक्ट इसमें दिखाया गया है, जो माइनर या साइड प्रोडक्ट थे वो नहीं दिखाए गए। बनाइए, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस H2O माइनस Br माइनस, ओके। नोट करिए, ये कौन कर रहा है, क्या हाल है अजीत। नोट कर लिए हो तो बताएं। देख सकते हैं कितने कैंडिडेट हैं टोटल, इसमें नहीं होता है ना, लाइव कितने कर रहे हैं नहीं पता चलता है। हो गया हो तो कमेंट करें, नोटेड शिवांश, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए होता है क्या कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अमाइड लिया जाता है RCONH2, उसका रिएक्शन हम सोडियम हाइपोहैलाइड से कराते हैं। सोडियम हाइपोहैलाइड जो है वो हैलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकते हैं। जब भी हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइपोहैलाइड से, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ से बेस जो है अमाइड से प्रोटॉन को निकालेगा, ये नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ये जो निगेटिव चार्ज है इसके माइनस आई इफेक्ट के द्वारा क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद में ये ऐसे यहाँ पे जाएंगे, तो इसीलिए वो स्टेबलाइज होता है। अब अगली बात क्या है कि ब्रोमीन से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे आकर के ब्रोमीन जुड़ा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिर से नाइट्रोजन के पास में जो अमाइड वाला नाइट्रोजन है उसके पास में एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये जो बेस है वहां से क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, एन पर फिर से निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और वो निगेटिव चार्ज अब और स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ब्रोमीन तो जो आपका माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है वो तो सही है, इसके साथ साथ में सीओ भी तो है, सीओ भी आपके माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। अब होता क्या है कि यहां से यहां तक का जो स्टेप है, यही स्टेप हमारा क्या है, रीअरेंजमेंट का स्टेप है।
क्या है, रीअरेंजमेंट का स्टेप है। तो रीअरेंजमेंट के स्टेप में क्या है कि ये ब्रोमीन एज अ ब्रोमाइड आयन की तरह निकलता है, और ये एल्किल ग्रुप, देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शन है। अगर याद होगा आपको तो पार्ट 1 में आपको 5 टाइप के रिएक्शन बताए गए थे। उस 5 टाइप में जो सबसे पहला था वो एडिशन रिएक्शन था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथा जो था वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट था, और पांचवा जो था वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन था। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसी में से एक जो है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का होता है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में कुछ इसी तरीके से क्या होते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका एल्किल ग्रुप जो कि पहले कार्बन से जुड़ा हुआ करता था वो रीअरेंज हुआ, और रीअरेंज होने के बाद में कहां पे चला गया, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा तो जो एल्किल पहले कार्बन एल्किल कार्बन से बाइंड करता था, अब वो एल्किल किससे बाइंड करेगा, नाइट्रोजन से बाइंड करेगा। तो यही रीअरेंजमेंट है, इसीलिए जो है इसको हम सिंपल रिएक्शन ना कह करके क्या बोले, रीअरेंजमेंट बोले। तो ये आइसोसाइनेट बन गया। ये आइसोसाइनेट जो होता है इस पूरे रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब ये इंटरमीडिएट को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये जितने भी रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे आगे आने वाले भी जो है हमारे पास में, ठीक, तो उसमें जो है इसी तरीके से होता है कि आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट बनने के बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। हाइड्रोलिसिस आपको जैसा एज यूजुअल बताया गया है, जैसे आप इमीन का करते थे, ठीक है, इमीन का करते थे तो आपको एक अलग तरीके से मिलता था, तो वैसे ही ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड टूटता है, नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन और कार्बन के पास में क्या जाता है आपका, OH जाता है। फिर फाइनली एक बॉन्ड जो बचा हुआ है सिग्मा वाला वो भी टूटेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, मेजर स्टेप होता है। क्यों, ये देखिए यहां पे ब्रोमीन इसलिए नहीं आएगा, ये जो बता रहे हो कि ब्रोमीन चूंकि हमने 1 मोल यूज किया है, 1 मोल यूज करने के बाद में अगर आप ये सोचें कि आ जाए ब्रोमीन हम 1 मोल और ले लें, तब हमें एमीन मिलेगा कहां से, एमीन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आइसोसाइनेट नहीं बनेगा, इसीलिए हम सेकेंड मोल ब्रोमीन का नहीं यूज करते हैं। सेकेंड मोल यूज करेंगे तो सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो जा करके वहां पे जुड़ेगा और फिर उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सेकेंड मोल ब्रोमीन का नहीं यूज करते हैं, और यहां से जो ब्रोमीन है जब ब्रोमाइड आयन की तरह निकला हुआ है वो इस पे तो अटैक कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम केवल ब्रोमीन का 1 मोल यूज करते हैं। 1 मोल जब यूज करते हैं तभी एमीन बनता है, और एमीन इसलिए बना क्योंकि आइसोसाइनेट बना, और आइसोसाइनेट इसलिए बना कि जब हमने 1 मोल यूज किया है तब। अगर आप ये सोचे कि 2 मोल यूज कर ले तो 2 मोल यूज कर लेंगे तो आइसोसाइनेट बनेगा ही नहीं, और आइसोसाइनेट नहीं बनेगा तो वो मेथड हमारा एमीन के प्रिपरेशन का नहीं होगा, इसीलिए जो है दूसरा मोल हम यूज नहीं करते हैं। अगला जो है, ठीक है अरिजीत, दूसरा नेक्स्ट है कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्टियस रीअरेंजमेंट। एक बात जो पिछले वाले में मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखिएगा कि चाहे तो आपको इस तरीके से दे देगा NaOH प्लस Br2 करके, या तो क्या दे देगा, ऐसे दे सकता है NaOBr करके, ठीक, और अब इस Br की जगह पे आपको NaOCl भी दे सकते हैं, NaOI भी दे सकते हैं। तो ये कोई भी सोडियम हाइपोहैलाइड कुछ भी रहे, चाहे वो ब्रोमीन क्लोरीन या आयोडीन कुछ भी रहे, तो हमें क्या होता है कि एज अ क्या कह सकते हैं कि हाफमान रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट मिलता है, क्या आपका एमीन। कर्टियस रीअरेंजमेंट में लिखिएगा द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ एसिल अजाइड, the thermal decomposition of
एसिल अजाइड एंड दियर, नहीं, एसिल अजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, लिखिए फिर से, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिल अजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी एमीन, gives a primary amine this reaction is known as Curtius rearrangement, सिंपल सा है ये। पहले आप रिएक्शन लिखिए, उसी में मैकेनिज्म भी है इसका। पहले क्या किया गया है, हमें ये बनाना है, पहले ध्यान दीजिए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एसिल अजाइड को बनाना है हमें, और जो रीअरेंजमेंट है पूरा वो केवल 2 स्टेप का है। एसिल अजाइड जब हमें बन जाएगा तो आइसोसाइनेट बनाएंगे, और आइसोसाइनेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में एमीन में। तो फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर एसिल अजाइड। एसिल अजाइड को हम कैसे बना सकते हैं वो चीजें पहले बताई जा रही हैं आपको। जैसे हमारे पास में इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये आपका ऐसे। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, SOCl2 से। ये रिएक्शन आपको बताया गया है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का और थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तो करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, एसिड हैलाइड मिलता है। अब एसिड हैलाइड का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ में, Na के साथ में, Na+N3-, इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, सोडियम अजाइड। तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा कुछ इस तरीके से, और यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम दिखाएंगे तो ये ऐसे, और बनेगा क्या, यहां से Na+, वहां का Cl- मिलकर के क्या बनाएंगे, NaCl यहां से रिलीज होगा, और हमें मिल जाएगा क्या, एसिल अजाइड। ये कुछ ऐसे OCH3, फिर उसके बाद में CON, ये एसिल अजाइड का स्ट्रक्चर है, एसिल अजाइड। अब आप इसको थर्मली हीट करिए। हीट करने के बाद में ये जो पूरा पोर्शन है, इधर देखिए, इस पूरे पोर्शन को हमने लिख दिया क्या, AR। आप लिखने को ये भी पूरा लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, यही लिख देते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद में बार बार काटना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद में कहोगे कि यहाँ पे ये लिखा गया था, फिर उसके बाद में यहाँ वो लिख दिया गया, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। फिर क्या किया करेंगे, ये बॉन्ड जो है यहां आएगा, नहीं, यहाँ पे इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज रहेगा, डाइपोलर रहेगा, ट्राइपोलर नहीं, 1 2 डाइपोलर रहेगा। -N2 OCH3, क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड C
नोट करिए जल्दी से। यहाँ पे OCH3 लिखा हुआ है। नोट हो जाए तो फिर उसके बाद में बताइए। नोट कर लिए हैं? देखिए, अभी एक मेथड और एसिल अजाइड का बनाने का आपको बताया जाएगा, उससे भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये है ना, पूरा जो रिएक्शन है ये यहां से यहां तक जो हुआ है, यही हमारा रीअरेंजमेंट का स्टेप है। ठीक, और इसके पहले जितने रिएक्शन बताए गए हैं, यहां से लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड से थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया, फिर सोडियम अजाइड का रिएक्शन कराया, तो ये सारे रिएक्शन हमारे प्रिपरेशन ऑफ एसिल अजाइड के हैं। तो बेसिकली रीअरेंजमेंट का रिएक्शन यही है। तो क्या किया गया है कि सबसे पहले ना कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया, उसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराया गया, ये रिएक्शन आपको बताया गया है, एसिल हैलाइड या तो एसिड क्लोराइड मिलता है। फिर सोडियम अजाइड से रिएक्शन कराया गया, सोडियम अजाइड से रिएक्शन कराने के बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और चल करके हमें एसिल अजाइड एज अ प्रोडक्ट मिला। अब हीट करने पे यहां पर कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है कि एसिल अजाइड को जब थर्मली हीट करते हैं हम, तो वो जो दिया गया कंपाउंड एसिल अजाइड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, आइसोसाइनेट में। और आइसोसाइनेट को जब हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो हाइड्रोलाइज करने के बाद में क्या मिल जाता है हमको कि करेस्पॉन्डिंग एमीन मिल जाएगा। तो अब क्या किया गया है कि हीट किया गया, हीट करने के बाद में ये जो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन है, ये इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इस N+ पे जाएगा, ये पूरा का पूरा किसके तौर पे निकलेगा, N2 के तौर पे निकलेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, ये पूरा जो ग्रुप है आपका एरोमेटिक ग्रुप है, वो माइग्रेट होकर के नाइट्रोजन पे जाता है। ये उसी की तरह है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस अंतर इतना है कि वहां पे N से जुड़ा हुआ Br हुआ करता था, यहां पे N- से जुड़ा हुआ क्या है आपका N+ जुड़ा हुआ है। ये बस यही अंतर है, बाकी जो है सेम वही चीज है, सेम वही चीज है कि माइग्रेशन में या तो रीअरेंजमेंट में किस तरीके से हुआ है। तो ये करने के बाद में आइसोसाइनेट बना, और आइसोसाइनेट के बाद में हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हुई तो हमें क्या मिला कि करिस्पॉन्डिंग एमीन एज अ प्रोडक्ट के तौर पे मिला। ठीक है, अगला और लास्ट है लॉसेन रीअरेंजमेंट। नहीं नहीं, एक और इसमें है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, एक और मेथड हम यूज करते हैं किसको बनाने में, चलिए ठीक है, बस इतना ही बहुत सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो है लॉसेन रीअरेंजमेंट, लॉसेन रीअरेंजमेंट। लॉसेन रीअरेंजमेंट लिखिए, इसमें हाइड्रोजेमिक एसिड्स हाइड्रोजेमिक एसिड, हाइड्रोजेमिक एसिड एंड दियर एसिल डेरिवेटिव्स, एंड दियर एसिल डेरिवेटिव्स on treatment with alkali, on treatment with alkali
एल्कली प्रोड्यूस आइसोसाइनेट्स, प्रोड्यूस आइसोसाइनेट्स, प्रोड्यूस आइसोसाइनेट्स which on hydrolysis, which on hydrolysis give a primary amine, which on hydrolysis give a primary amine, primary amine। पहले जो है आपको बताया जा रहा है हाइड्रोजेमिक एसिड बनाने का, एसिड हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं NH2OH के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, तो ये हमें मिल जाता है RCONH OH। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजेमिक एसिड। क्या, हाइड्रोजेमिक एसिड। इसको आप यहां से ऐसे लिखें, क्योंकि बॉन्ड के मूवमेंट को दिखाना है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। OH और ये H, बेस लिया गया, यहां से हाइड्रोजन को लेगा, -H2O निकलेगा, बनेगा क्या, RCON- और ये क्या हो जाएगा, OH। RN डबल बॉन्ड CO, हाइड्रोलाइज कर दो, क्या हो जाएगा। अच्छा, R लिख दिया है हर एक जगह, पीएच रहेगा ना। PHNH2। नोट करिए सब लोग। सॉरी। बन गया, नोट कर लिए।
बताया जा रहा है, अभी समझाया नहीं है। देखिएगा, होता क्या है कि लॉसेन रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजेनिक एसिड को जब एल्कली की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। एल्कली की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजेनिक एसिड से एल्कली का, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजेनिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनेट में, और आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, करेस्पॉन्डिंग एमीन मिलता है। ठीक है, और ये यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है ना, पहला वाला स्टेप, ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजेनिक एसिड है। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजेनिक एसिड की कराया गया रिएक्शन एसिड क्लोराइड का किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, तब हमें क्या मिला, हाइड्रोजेनिक एसिड मिला। हाइड्रोजेनिक एसिड, सिंपल सी बात है कि यहां से ये Cl और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और निकलने के बाद में क्या बनाएगा, HCl, और ये NaHOH बन जाएगा। मतलब कि ये RPHCO NaOH हाइड्रोजेनिक एसिड बेस लिया गया, यहाँ का प्रोटॉन एसिडिक होगा, इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण जो है ना, यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन बनेगा वो स्टेबलाइज होगा, ये निगेटिवली चार्ज बना। अब देखिए तीनों में बेसिकली जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट, ये ऐसा ही मॉइटी या ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें हर एक में बना। अब पहले में अंतर इतना था, यहां पे ब्रोमीन था। दूसरे में अंतर अगर हम देखें तो यहां पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस करके था, और जब तीसरे में देखेंगे तो नाइट्रोजन से जुड़ा आपका क्या था, OS था। ठीक है, तो ये तीनों हमको मिले हैं निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन। अब वही रीअरेंज हुआ है, और रीअरेंज होने के बाद में क्या बनाया है, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट को आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तब क्या मिल जाएगा, एमीन मिल जाएगा। तो यहां से ये रीअरेंजमेंट का स्टेप, यहां से यहां तक का जो स्टेप है, यही आपका क्या है, रीअरेंजमेंट का स्टेप है। रीअरेंज हो गया आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट होने के बाद में क्या बना लिया, एमीन बना लिया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये आपका एरोमेटिक एमीन है, इसे आप क्या बोलते हैं, एनिलीन करके बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनिलीन। हेडिंग डालिएगा, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। हेडिंग है बेसिसिटी ऑफ
एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, लिखिएगा। बेस आपको पता है कि आर वाटर जो है एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों तरफ रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल। क्योंकि बेस के लिए हम निकाल रहे हैं तो Kb इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RNH2। Kb को कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे, थोड़ा सा नाम बताइए, आप लोग पढ़े हुए हैं। Kb को कौन सा कांस्टेंट कहा जाएगा? Kb आता है और एसिड की केस में करते हैं तो Ka आता है, बताओ जल्दी से। Kb जो लिखा गया है उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, टेक्स्ट करो। अर्शिता, राहुल, शिवप्रकाश, आदित्य, सत्यम, आकाश, अरिजीत, शिवांश, ऋषभ, सचिन, क्या होगा केबी का नाम बताओ। केबी का भी बताना है, के का भी बताना है, जल्दी से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सोनम सिंह, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, फिर से बताओ, और एकदम एग्जैक्ट भी नहीं है। केबी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अमन, विपिन, नहीं सही है। पूरा नाम बताओ क्या होता है। पूरा नाम बताइए। क्या होगा पूरा नाम? विकास कुमार तिवारी, शिव प्रकाश, बोलो बेटा। डिसोसिएशन कांस्टेंट, आशुतोष गुप्ता। पूरा नाम बताओ, डिसोसिएशन कांस्टेंट तक तो सही है लेकिन क्या होगा पूरा नाम? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। के के लिए जब हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है पूरा, एसिड का डिसोसिएशन, बेस का डिसोसिएशन, फिर उसके बाद में किसका, वाटर का डिसोसिएशन, नो। और इन सब का एक नेगेटिव लॉगरिथम भी होता है, फार्मूला अलग अलग बनता है, कुछ नहीं याद है? हाँ, जैसे आप लिखते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस लिखते हैं आप, उसी तरीके से हम पी के ए लिखते हैं माइनस लॉग
के ए, और इसी तरीके से पी के बी लिखते हैं माइनस लॉग के बी। और वाटर होता है तो वाटर के लिए क्या लिखते हैं, बोलो, वाटर के लिए के डब्ल्यू लिखा जाता है, नहीं याद है कुछ भी। इसके लिए पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है। वाटर को ही तो हम क्या बोलते हैं, वाटर। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है? पार्ट 1 में पढ़े थे कि नहीं इसको? हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि इतनी बात समझ में आ गई। बेस का रिएक्शन एसिड से कराया, जा करके RNH3+ बना, एक तरीके का साल्ट, और फिर उसके बाद में मतलब कंजुगेट एसिड बन गया मिला जुला करके H2O का। वो कंजुगेट एसिड ये बेस है, और उसी का जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना, तो हम इक्विलिब्रियम रूल लगा करके या लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस लिखते हैं Kb। तो इन सब के बाद में जो सबसे बेसिक चीज है, या तो कह सकते हैं कि जो सबसे जरूरी चीज है, वो ये कि जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी का जो सिंपल सा मीनिंग होता है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना ज्यादा अवेलेबल है। जितना मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी, जितना मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा मैक्सिमम क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ठीक है, अब ये अवेलेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? अब आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या तो आपका अमोनिया, सभी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो कम करेंगे या तो क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। यदि लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर कोई फैक्टर इंक्रीज करे, ठीक है, इंक्रीज करेगा, तो होगा क्या कि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के कारण जो है बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और ऐसा कोई फैक्टर जो कि आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। अब जो बेसिसिटी हम पढ़ते हैं एलिफैटिक एमीन का, वो दो चीजों में पढ़ते हैं। एक तो आपका गैसियस फेज में होता है, और जो दूसरा होता है वो लिक्विड, लिक्विड कहने का मतलब यहां से एक्वस से है, एक्वस फेज में होता। ठीक, तो पहले जो आपको बताया जा रहा है वो किसके बारे में बताया जा रहा है, गैसियस के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से होता है। लिक्विड फेज की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल किस तरीके से होता है और कैसे होता है, वो चीजें जब आपको एक्वस फेज का, दैट इज वाटर, हम क्या करेंगे, जब एज अ फेज या तो मीडियम के तौर पे रखे रहेंगे, तब वहां पे आपको बताएंगे कैसे होता है। लेकिन पहले आपको गैसियस फेज में, या तो कह सकते हैं कि जो है हमारा वीक इंटरेक्शन रखने वाला, सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन रखने वाला जो फेज जो है गैसियस फेज में, कैसे एमीन की बेसिसिटी होती है, वो चीज आपको बता रहे हैं। फिर इसका आपको अलग से बताया जाएगा क्या कैसे है। दोनों मिलाकर के हम बेसिसिटी ऑफ ना एलिफैटिक एमीन पढ़ते हैं, और इसी में हम दूसरा एक पॉइंट पढ़ेंगे या दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे, वो एलिफैटिक एमीन की जगह पे क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एमीन्स हो जाएंगे। एरोमेटिक एमीन्स हो जाएगा तो उसमें भी जो है
जिस तरीके से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बार माइनस एमी ग्रुप रखा, जोड़ दिया एमीन से, तब क्या होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की ना एसिडिटी पे क्या प्रभाव पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद में आपने एक बार +I+M रख दिया, एक बार -I+M रख दिया। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप जोड़ा आपने, तो ना ये एनिलीन जो होता था, एनिलीन के कंपैरिजन में आपको आर्थो मेटा पैरा के अलग अलग डेरिवेटिव्स जो मिलते थे तीनों, उनकी बेसिसिटी का कंपैरिजन आप कम करते थे कि किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो एरोमेटिक एमीन्स के बारे में बाद में बात होगी, अभी एलिफैटिक एमीन्स में, और जो सबसे पहले बात है वो गैसियस स्टेट के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, जैसे हमारे पास में यहां पे ये है क्या कि 3 डिग्री एमीन है। आपको पता है कि एल्किल ग्रुप जो है वो क्या होता है, एल्किल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। फिर उसके बाद में यहां पे क्या हो गया आपका, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये कुछ इस ऐसे। फिर उसके बाद में क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया, ये कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, अमोनिया हो गया ऐसे। तो अब क्या है कि ये एल्किल ग्रुप यहां पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब इंक्रीज करेंगे तो यहां पर इस नाइट्रोजन पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, वो भी 3 डायरेक्शन से। जब हम इसमें जाएंगे तो यहां पे 2 डायरेक्शन से केवल इंक्रीज कर रहा है, यहां पे जाएंगे तो केवल सिंगल या तो यूनि डायरेक्शन से इंक्रीज कर रहा है। तो अब होता क्या है कि हमने यहां पे देखा कि इस तरीके से हमें यह दिख रहा है कि जो 3 डिग्री हमारे एमीन्स हैं उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर उसके बाद में 2 डिग्री, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, और अमोनिया जो होता है वो सबसे लीस्ट बेसिक होता है, एसिडिक नहीं बेसिक, ठीक है, सबसे लीस्ट बेसिक होता है ये। तो ये जो चीजें आपको बताई गई वो आपको गैस फेज के बारे में बताई गई कि जब एलिफैटिक एमीन को हम गैसियस फेज में रखे रहेंगे तब जो ऑर्डर हमें मिलता है वो क्या मिलता है कि आपका सबसे ज्यादा 3 डिग्री एमीन जो है वो बेसिक होगा, फिर उसके बाद में 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी होगी, फिर उसके बाद में 1 डिग्री एमीन की होगी, सबसे लीस्ट जो बेसिक होगा वो क्या होगा, हमारा अमोनिया होगा। ठीक, तो इसके बारे में आप पहले नोट कर लेंगे क्या है, फिर उसके बाद में आपको एक्वस फेज का बताएंगे कि जब हम गैसियस फेज को हटा कर दें और वहां पे एक्वस फेज रख देंगे तब क्या जो है ना एमीन का ऑर्डर मिलता है, वो चीजें तब आपको बताई जाएंगी। लेकिन अब चूंकि दोनों एक साथ समझाया जा सकता है, लेकिन होता क्या है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर वही लिक्विड का गैस में और एक्वस का जो है गैसियस फेज में फिर वो जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और जैसे ही ओवरलैपिंग हुई ना तो गैसियस फेज में रह पाओगे और ना तो कहां पे रह पाओगे, एक्वस फेज में। इसीलिए वन बाई वन करके जो है वो देखते हैं। तो इसको जो गैसियस फेज का मैंने बताया है अभी, आप इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, लिखिएगा इसमें, एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। Aliphatic amines are more basic than ammonia. Aliphatic amines are more basic than ammonia. More basic than ammonia. Ammonia more basic than ammonia. ठीक है, इसके नीचे आप ये इस तरीके से एक ऑर्डर लिख लीजिएगा बस, ये जो आपने सेंटेंस के तौर पे लिखा है वही बस, एलिफैटिक एमीन्स मोर बेसिक देन अमोनिया, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो सेंटेंस के तौर पे लिखा हुआ है उसी को बस केवल एक ऑर्डर के तौर पे लिख दिया गया है ना। आगे लिखिएगा,
ये कुछ रिएक्शंस बनाने हैं सिंपल सा। रिएक्शन में है क्या, कुछ नहीं विशेष है इसमें, केवल अमोनिया का रिएक्शन या तो एमीन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H+ से कराएंगे, तो ये NH4+ बनता है। फिर उसके बाद में अगला RNH2 का रिएक्शन कराएंगे H+ से, RNH3+ बनेगा, हाँ रख दीजिए। R2NH का रिएक्शन कराएंगे H+ से, तो क्या बनेगा, R2NH2+ बनेगा। और फिर उसके बाद में R3 का H+ से आप रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे R3NH+ बनेगा। R3 कहने का मतलब 3 एल्किल ग्रुप है, R3 या R2 कहने का मतलब 2 एल्किल ग्रुप और 3 एल्किल ग्रुप का होना। थोड़ा जल्दी लिखो ताकि ये हो जाए। किसने बताया? चलिए इसको नोट करते रहिएगा, आगे का लिखो। सिंस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप्स, जल्दी लिखिएगा, सिंस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप increase the electron density around nitrogen atom, increase the electron density around nitrogen atom, thereby increasing the availability of the lone pair of electrons, thereby increasing the availability of lone pair of electrons, availability of lone pair of electrons, फुल स्टॉप के बाद में इन एडिशन, फुल स्टॉप के बाद में लिखेगा इन एडिशन, the ammonium ion formed on reaction, the ammonium ion formed on reaction has its positive charge, partially dispersed and stabilized by electron releasing capacity of, stabilized by electron releasing power लिखेगा, electron releasing power of alkyl substituents, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। आगे लिखेगा द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स increases
the electron density on nitrogen increases, the electron density on nitrogen making the ammonium ion more stable, making the ammonium ion more stable. So the basicity order of the basicity order of aliphatic amines, basicity order of aliphatic amines in gas phase, in gas phase is gas phase is ये एक ऑर्डर लिख लीजिएगा, दूसरा ऑर्डर ये लिख लीजिएगा अमोनिया को भी इंक्लूड करते हुए। ये जो है लिखिएगा, आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, बेसिसिटी इन ऑफ एमीन्स इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद में अगली वाली क्लास में होगा। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि।